बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद कल मतगणना होनी है और कल परिणाम आना है और आज वो रात है जिस रात में सभी प्रत्याशियों का दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। लेकिन आज हम लोग बैठे हैं दरभंगा ज़िला के 7 विधानसभाओं पर चर्चा करने के लिए। आखिर इन सभी विधानसभाओं पर किन गठबंधन या किन प्रत्याशियों का पलड़ा भारी है, किनके सर ताज सजने वाला है, क्योंकि कल ये परिणाम आ ही जाएगा और कल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दरभंगा जिला के सबसे हॉट सीट अलीनगर विधानसभा से, जहां एनडीए के प्रत्याशी थी मैथिली ठाकुर जो कि एक सिंगर हैं, वहीं इंडिया गठबंधन से लड़ रहे थे विनोद मिश्र जी। अब इन दोनों की आमने सामने की लड़ाई में आखिर कौन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, किनका पलड़ा भारी है, सबसे पहले समझने के लिए हमारे साथ आज 4 और मित्र शामिल हुए हैं। इसमें हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजय दास जी हैं, अभिषेक झा जी हैं वॉइस ऑफ दरभंगा से, रमन चौधरी जी हैं दरभंगा तक से, और हमारे एक और जो खास मित्र जुड़े हैं लक्ष्मण जी कर रहे हैं अभी, जो अभी लगातार डाटा पर विश्लेषण कर ही रहे हैं, लिख रहे हैं क्या कुछ समीकरण। संजय जी, शुरुआत आप ही से करेंगे अन्य दिन की तरह। क्या कुछ देख रहे हैं आप, अलीनगर में क्या होने जा रहा है? अलीनगर विधानसभा में मुख्य मुकाबला वहाँ पे एनडीए मतलब भाजपा के प्रत्याशी मैथिली ठाकुर और महागठबंधन के प्रत्याशी विनोद मिश्रा जी के बीच में है। अगर कुछ लोग और भी कैंडिडेट हैं उनको अगर छोड़ दें तो पिछले बार वहाँ पे मुख्य मुकाबला में मिश्री लाल यादव वीआईपी के कैंडिडेट थे जो बाद में बीजेपी में चले गए, और विनोद मिश्रा जी पिछले बार भी 2020 में भी लड़े थे। अगर 2020 की तुलना करें तो कांटे की टक्कर में मिश्री लाल यादव जी लगभग 3-3.5 हज़ार वोट से जीते थे। जीतने के बाद उन्होंने फिर भाजपा से इस बार चुनाव से कुछ दिन पहले रिजाइन दिया और पार्टी को छोड़ा। तो वहाँ पे भाजपा मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाई। मैथिली ठाकुर का शुरू में ज़बरदस्त विरोध हुआ, भाजपा कार्यकर्ता के साथ साथ स्थानीय लोगों के द्वारा भी काफ़ी विरोध किया गया। हाँ, उसके बाद वहाँ पे अभी जो वर्तमान परिदृश्य में चूँकि वोट हो चुका है और कल मतगणना भी है, अब मोटा मोटी हमको लगता है 15-16 घंटा बचा हुआ है और आज की रात दोनों के लिए भारी रात होने के लिए जा रहा है, दोनों मुख्य कैंडिडेट के बीच। तो मेरा मानना है जिस प्रकार के अलीनगर से आंकड़े आ रहे हैं मैथिली ठाकुर के लिए मुश्किल होते जा रहा है। लेकिन वहाँ पे महिला मतदाता जो 10% 12% एक्स्ट्रा है वहाँ पे, अगर महिला मतदाता अगर मैथिली ठाकुर के प्रति के तरफ अर्थात एनडीए के तरफ गया होगा तो फिर कुछ मत से मैथिली ठाकुर भी जीत सकती है। लेकिन अभी वर्तमान में विनोद मिश्रा जी आरजेडी के कैंडिडेट के का वहाँ पे पलड़ा भारी लग रहा है। चूँकि जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं अलीनगर में, तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज ज़बरदस्त रही है। जो महागठबंधन के समीकरण के मतदाता थे और वहाँ पे निर्णायक मतदाता हैं ब्राह्मण मतदाता लगभग 70-72 हज़ार हैं। वहाँ का रेशियो थोड़ा सा कम रहा है, तो हमको लग रहा है कि वहाँ पे महागठबंधन की पलड़ा अलीनगर में भारी है। अभिषेक जी, क्या कहेंगे आप, क्या देख पा रहे हैं? मैंने जितना अध्ययन किया कुछ बातें मैं बता रहा हूँ कि बात सही है कि मुकाबला करा है। उसमें कुछ बातें आती हैं कि तारडी अलीनगर घनश्यामपुर प्रखंड है। तारडी प्रखंड में मेरी जो जानकारी है वहाँ मैथिली ठाकुर को अगर लीड मिला, बढ़िया लीड मिला, उस लीड को अलीनगर प्रखंड से विनोद मिश्रा ने पाट दिया, बराबर कर दिया। अच्छा। अब आते घनश्यामपुर में, तो अब घनश्यामपुर के जो मतदाता हैं उनका मत जो है वो पलड़ा भारी करेगा, किसका और किसका हल्का करेगा वहाँ पड़ता है निर्णायक के हिसाब से घनश्यामपुर प्रखंड के जो वोटर्स है वो निर्णायक होंगे। घनश्यामपुर में जहाँ तक बात करें कुछ ब्राह्मणों की बात है तो ब्राह्मण तो वैसे भी एनडीए के परंपरागत वोटर हैं। लेकिन विनोद मिश्रा के कारण यदि थोड़ा सा एज मिलता है तो वहाँ पर जैसे पता चला कि कोर्थू बड़ा गांव है, वहाँ पर पता चला कि विनोद मिश्रा को ब्राह्मणों ने कुछ वोट दिया है। घनश्यामपुर में जयदेव पट्टी आदि में भी हमने पता किया लगा में मिला है। वहाँ पर यदि ब्राह्मणों का 10% वोट भी अगर विनोद मिश्रा लाने में कामयाब हो जाते हैं
तो मैथिली ठाकुर के लिए मुश्किल है। साथ ही एक और उम्मीदवार जिसको हम लोग भूल रहे हैं, विप्लव चौधरी, जो जनसुराज से वहाँ पर हैं। हाँ। जनसुराज से कुछ ना कुछ वोट उनको भी गया है, ब्राह्मण का खासकर फॉरवर्ड का गया। दूसरा भतीजा या भाई कोई है वो इनको भी निर्दलीय में है। निर्दलीय में, लेकिन जो चर्चा है जनसुराज के प्रत्याशी विप्लव चौधरी थे, उन्होंने लिया है। तो लेकिन मुस्लिम की जहाँ तक बात है तो एक ट्रेंड देखने को आया है, मुस्लिम वोटों में ज़्यादा बिखराव नहीं है, इस बार नहीं दिखा है। मुस्लिम ने एग्रेसिव होकर के वोट किया है। वहीं पर एक बात आता है, जैसे हमने कुछ लोगों से बात की तो जयदेव पट्टी में कहा कि वोट दिया विनोद मिश्रा को, लेकिन महिला सब दे दी मैथिली ठाकुर को, कुछ लोग बताया। अच्छा, ऐसा बताया कि महिलाओं ने दिया। लेकिन जनरली ऐसा ट्रेंड फॉरवर्ड का में ग्रामीणों में ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि पुरुष के विरुद्ध जाकर के महिला वोट देती है। बहुत जगह है, लेकिन पुरुष के विरुद्ध जाकर के देना बहुत कम देखा जाता है। तो मामला कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और घनश्यामपुर में जो ब्राह्मणों का वोट है वहाँ पर, और वो किधर गया है, अगर 10 से 20% वोट काट लिया। क्योंकि एक चीज़ और है मैथिली ठाकुर के साथ माइनस पॉइंट, मिश्री लाल यादव को 5 से 7 हज़ार 5-6 हज़ार वोट 7 हज़ार वोट कहा जाता है कि यादवों का मिला था, जो इस बार मैथिली ठाकुर को नहीं गया है। उस वोट को कहाँ से बांटेंगे? और मैथिली ठाकुर के जो समर्थक हैं, कुछ लोगों से आज भी मेरी बात हुई है, भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी, सबसे, तो कोई भी 5,000 से ज़्यादा का जीत मानने को तैयार नहीं है। वो लोग तो जीत दिखाएंगे, लेकिन 5,000 से ज़्यादा का नहीं मान रहे हैं। कहीं ना कहीं डर है। लेकिन वहाँ पर सारे सुरमा उतर गए, हॉट सीट है, सारे सुरमा उतर गए और पूरी ताकत लगा दी गई। लेकिन वहाँ पर एक और कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी नाराज़गी, बाद में तो मैनेजमेंट हुआ, नाराज़गी इस बात को ली कि जातीय समीकरण हर जगह हावी रहता है। वहाँ जो संजय सिंह और पप्पू सिंह थे, जो पहले बागी हुए थे, फिर उनको मनाया गया और वे लगातार कैंपेन में उतरे। वहाँ पर यादव और राजपूत और ब्राह्मण वाला मैटर भी है कि वहाँ 6,000 राजपूत और 72,000 ब्राह्मण हैं और राजपूत को प्रमोट किया जा रहा है। इसका भी कहीं ना कहीं हमने देखा है, कुछ जगह समुदाय में नाराजगी था, इस चीज़ को था। तो मैथिली ठाकुर के लिए मुकाबला आसान नहीं है। संजय भाई की बात से सहमत हूँ कि एज विनोद मिश्र का भारी है। कुल मिलाकर के ये समझिए, जो कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए अलीनगर का, कि पिछले बार जो लगभग 10% मिश्री लाल यादव जी को यादव का वोट मिला था, एनडीए प्रत्याशी मिश्री लाल यादव जी को, और ब्राह्मण का कुछ वोट विनोद मिश्रा जी को मिला था पिछले बार। तो इस बार तो यादव का चले गया फिर विनोद मिश्रा जी में, वो जो मिश्री लाल जी को मिला था। और ब्राह्मण का भी कुछ जो पिछले बार लिए थे उससे ज़्यादा ब्राह्मण का इस बार विनोद मिश्रा ले रहे हैं। तो मार्जिन लगभग 3,000 साढ़े 3,000 का था। तो ये जो आंकड़ा देखिएगा, और MY समीकरण ज़बरदस्त है, वहाँ MY समीकरण पर ज़बरदस्त पोलिंग हुआ है, इसलिए एज विनोद मिश्र जी। रमन जी बताइए, आप क्या देख पा रहे हैं इधर? देखिए, मैं 10 सीट पे देख रहा हूँ। इसकी बात खास करके, हाँ, अलीनगर की बात करूँ तो अलीनगर में जो पहले जो विरोध हो रहा था मैथिली ठाकुर को लेकर, कहा जा रहा था, जो बातें नहीं हुई है डिस्कशन में उसको रखिए, वही उसी पे मैं जा रहा हूँ। मैथिली ठाकुर को लेकर जो विरोध हो रहा था, फिर पाक विवाद आ गया, उससे भी कई लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं ब्राह्मणों का, वो नाराज है और अभी तक भी नाराज ही समझिए, पाग और मखाना को लेकर, चूँकि ब्राह्मण जो बुद्धिजीवी हैं वो कहीं ना कहीं मैथिली ठाकुर के विरोध में ही वोट किए हैं, चूँकि ब्राह्मण कैंडिडेट ये विनोद मिश्र भी है। और दूसरी बात MY वर्सेस MY समीकरण है। अगर महागठबंधन के साथ MY समीकरण है, जिसे आप मुस्लिम यादव कहते हैं, तो कहीं ना कहीं NDA के साथ भी MY समीकरण है, जिसको मैं साफ कर दूं, M मतलब महिला और Y मतलब युवा, ये दोनों जो है NDA के पक्ष में है। और MY समीकरण जो महागठबंधन के बाद दोनों तरफ MY समीकरण है। और देखना है कि कांटे की टक्कर है, और कहीं ना कहीं अगर जीत हार होती है तो बहुत ज़्यादा फासला नहीं होगा। अगर सच में नाराजगी पाक विवाद को लेकर होगा तो कहीं ना कहीं मैथिली ठाकुर। आपको क्या लग रहा है कि अभी किनकी नैया डूबती हुई नजर आ रही है? देखिए, जो कार्यकर्ता हैं वहाँ के भाजपा के, वो तो पूरा संतुष्ट नहीं है। और जैसा कि अभिषेक जी ने बताया है कि वो बता रहे हैं कि 5,000, कहीं कहीं तो 25,000 50,000 का दावा कर रहे हैं, तो वहाँ 5,000 कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि सीट लूज कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, आपको क्या अनुमान लग रहा है? लक्ष्मण जी को दे दीजिए, क्या देख पा रहे हैं आप पूरे चुनाव में? अलीनगर को कैसे देखें? कौन
किनके सर ताज सजने की संभावनाएं बन रही है? देखिए, अलीनगर की जो ताज सजने की बात आप कर रहे हैं, तो मैं तो पहले बता दूं कि जो एनडीए को जो वहाँ से जो कैंडिडेट बनाया गया, वो कैंडिडेट पहले से असमंजस में पड़ा हुआ है। कैसे? रीजन कि मैथिली ठाकुर का पोस्ट जिस समय चर्चा हुआ कि इसको टिकट मिलने जा रहा है, भाजपा में शामिल हुआ, मैथिली खुद नहीं चाह रही थी कि जो हम अलीनगर से लड़े। अच्छा, हाँ। क्योंकि वो अपने जो मधुबनी के जो निवासी है बेनीपट्टी, वो बार बार अपील कर रहे हैं कि हम वहाँ से लड़ेंगे। न जाने क्या प्रेशर हुआ जो इसको अलीनगर से टिकट पुनः मिल गया, पार्टी के द्वारा दिया गया। अब सवाल उठता है वहाँ पर, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जो विनोद मिश्र जो कैंडिडेट हैं, उसके सामने टिकने के लिए वहाँ के जो एनडीए के जो कार्यकर्ता या समझते बड़े नेता के रूप में उभरने वाले संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह, पप्पू सिंह। तो पप्पू सिंह पूरी तरीक़ा से तैयारी वो कर रहे थे और उनकी तैयारी पूरी तरीक़ा से 100% था। लेकिन अंत में जाकर मैथिली ठाकुर का सीट बनता है, जिसको लेकर पूरे विधानसभा में आक्रोश, एनडीए के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। चुनाव तक क्या रहा आक्रोश, वो हम लोग जानना चाह रहे हैं। वोटिंग डे तक क्या निकला? आप एक बात समझ लीजिए कि जो पप्पू सिंह है दिल से थे, वही बात हम कह रहे हैं ना कि उनका एक ऑडियो वायरल हुआ और उसके बाद उन पर यह भी हुआ कि जो पैसा लेकर जो है कंप्रोमाइज किया गया। किनसे कंप्रोमाइज कर? मैथिली ठाकुर से। अच्छा, मैथिली ठाकुर से लेन देन आप हुआ। इसका पोस्टर जितना था, बीच में ये भी चर्चा हुआ कि मैथिली ठाकुर अपने बैनर से जो पप्पू सिंह का पोस्टर गायब कर दिया। तो क्या लग रहा है, पप्पू सिंह का फोटो गायब करना, मैथिली ठाकुर भी अलीनगर से गायब हो जाएंगी, क्या लग रहा है? अब तो ये आप बताइए ना क्या लग रहा है? वो स्पष्ट कर देगा वहाँ की कार्यकर्ता का क्या भूमिका रहा है, नेता का क्या भूमिका है। ये तो कल एज तो हम अभी बढ़त में जो है निश्चित रूप से कहेंगे कि जो विनोद मिश्र को वहाँ जा रहा है, कारण बहुत बड़ा इफेक्टेड है, बड़े लीडर हैं आरजेडी के, और क्या कहते हैं उसको, अनुभवी है। वो भी कहीं ना कहीं भाजपा से ही आए। एक चीज मैं मतदाता नहीं हूँ अलीनगर का, लेकिन विनोद मिश्रा जी का जो एक वीडियो देखे थे, हे मैथिली हे जानकी अहाँ की कह रही है, हमरा हत्या अथी राजनीतिक हत्या नहीं करूँ, अहाँ के बहुत सारा, ये काफ़ी इमोशनल वीडियो था। उन्होंने एक मैसेज दिया लोगों को, कहा कि मैथिली का तो भी कैरियर है, मेरा अंतिम चुनाव है। ये सेंटिमेंटल भी है, मेरा अंतिम चुनाव है, हम आप लोग की सेवा किए हैं, हमको सेवा का फल दीजिए, हमारा अंतिम चुनाव है। और एक चीज़ और बता रहे हैं, विनोद मिश्रा जी के एज का मुख्य एक और कारण है, ये सब तो समीकरण हो गया, उनका स्कूल चलता है और बच्चे जो हैं, बच्चे उस क्षेत्र के हैं और बच्चे कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को कहे होंगे कि हमारे सर लड़ रहे हैं चुनाव, तो ये भी थोड़ा सा प्लस होगा। चलिए, कुल मिलाकर के हम लोग ये समझते हैं, हम अभी विश्लेषण हम लोग सभी का सुने, कुल मिलाकर के हम अगर दर्शकों को बताना चाहें संजय जी, तो राउंड फिगर में ये बतला सकते हैं कि अलीनगर में विनोद मिश्र जी आगे हैं। अगर इन केस महिला वाला जो हम वोट कह रहे हैं, इन केस अगर मैथिली जीतती है वहाँ से, तो न मैथिली की जीत होगी, न अलीनगर के एनडीए का जीत होगा, वो पार्टी आलाकमान की जीत होगी। उन्होंने पूरी ताकत वहाँ लगाई थी और एक एक वोट को मैनेजमेंट लास्ट में किया गया था, तब पार्टी आलाकमान की जीत होगी। वहाँ नो कैंडिडेट नो संगठन, मतलब आलाकमान के कब्ज हारे हुए सीट को आला कमान निकाल करके ले गए, तब मैनेजमेंट की बात पर। ये देखिए, कुल मिलाकर के अलीनगर विधानसभा से यही रुझान सामने आ रहा है कि अलीनगर विधानसभा में लगभग 1 दर्जन कैबिनेट मंत्री कैंप कर रहे थे, खुद अमित शाह वहाँ आए। उसके बाद ये पूरा जो मैथिली ठाकुर जो कैंपेनिंग कर रही थी, वो यही कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने हमें भेजा है, और प्रधानमंत्री जी के उम्मीदवार के रूप में कहीं न कहीं चर्चा का विषय बिहार में बना। और इन सभी समीकरण रुझानों के बाद ये आकलन सामने आ रहा है कि एक तरफ MY मतलब मुस्लिम यादव, एक तरफ MY महिला और युवा,
इन दोनों समीकरण जो निर्णायक होगा, लेकिन कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि विनोद मिश्र जी को अंतिम बार जो इमोशनल टच वाली वीडियो गई वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई। अब विनोद मिश्र जी इन हम लोगों के रुझान में, हम लोग संभावनाओं समीकरण पर बात करते हैं, ये परिणाम कल आएगा, लेकिन अभी तक विनोद मिश्र जी आगे बढ़ रहे हैं। आप एक चीज बोले हैं अभी कि दर्जन भर मंत्री वहाँ कैंप कर रहे थे। जी जी। तो कुछ मंत्री का जो बयान आया, जैसे पाग ये नहीं पाग है, वो कार्तिक सिंह विधायक वो साइड इफेक्ट है, कुछ निगेटिव भी हुआ है। ये कार्तिक सिंह विधायक थी उत्तर प्रदेश से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइएगा आप, और आपके पास इसके अलग क्या समीकरण है, क्या आपको लगता है कि इन समीकरण के अलावा भी कोई समीकरण काम कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग आगे बढ़ते दूसरे राउंड के लिए। दूसरे राउंड में हम संजय जी इस बार बात करेंगे गौड़ा बौड़ाम विधानसभा में। गौड़ा बौड़ाम भी बड़ी रोमांचक सीट रहा। एक महागठबंधन से दो प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। एक तरफ अफजल अली खान आरजेडी के सिंबल पर, दूसरी तरफ संतोष सहनी जी वो वीआईपी के सिंबल नाव छाप पे चुनाव लड़ रहे थे। वहीं इनके जो विपरीत में थे वो सुजीत सिंह थे। स्वर्णा सिंह वहाँ की विधायक रह चुकी हैं, उनके हस्बैंड वो थे। वो हमें लग रहा है वीआरएस लेकर के वो आए थे, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी हैं। चुनाव अब क्या लगा कि अंत में आकर के संतोष सहनी जी को बैठना पड़ा, अफजल अली खान को वो एज मिल गया महागठबंधन का। तो समीकरण क्या बता रहा है, क्या स्वर्णा सिंह के पति जो अभी सुजीत सिंह जी है वो बढ़ रहे हैं, या फिर ये आपको अफजल अली खान बढ़ रहे हैं? वहाँ गौड़ा बौड़ाम विधानसभा का विश्लेषण से पहले आपको जाना पड़ेगा जिस समय जल संकट हुआ था दरभंगा में। हाँ। और पिछले 1.5-2 साल से मैं एक व्यक्ति का नाम मीडिया में, चूंकि मैं पत्रकार हूं, तो श्याम सुंदर चौधरी जी का न्यूज़ आता था, मैं लगातार देख रहा था कि ये कौन है श्याम सुंदर चौधरी जी। इस चुनाव में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय जब चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ का समीकरण श्याम सुंदर चौधरी जी पर डिपेंड करता है। इसलिए डिपेंड करता है कि वो उनका कारोबार क्या था ये मुझे नहीं पता, लेकिन चुनाव से 2-3 दिन पहले उनके कुछ कारोबार पर रेड पड़ा इनकम टैक्स का, या जिस एजेंसी का भी, हाँ जिस एजेंसी का भी उन्होंने वे अपने सोशल मीडिया से भी ये किए। तो वहाँ जो मूल वोटर थे एनडीए के ब्राह्मण, तो ब्राह्मण समुदाय में थोड़ा सा श्याम सुंदर चौधरी के प्रति सहानुभूति और एनडीए प्रत्याशी के प्रति आक्रोश हुआ। अब आइए मुकेश सहनी जी, जो कि संतोष सहनी जी उनका भाई चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने देख लिया, जब पूरा चीज़ देख लिया कि उनके भाई चुनाव में कहीं नहीं थे। एमवाई समीकरण अफजल जी के साथ था, सिर्फ सहनी मतदाता और कुछ अति पिछड़ा मतदाता को लेकर के ये थे। संतोष सहनी जब वो देख लिए चुनाव से ठीक एक दिन पहले हाँ। जो मतलब हम यहाँ पे प्रचार 4 तारीख को जिस दिन प्रचार समाप्त हो रहा था, तो उन्होंने समर्थन कर दिया। तो हमको लगा क्या, उस समय तक हमको लगा क्या कि ये जो अब समर्थन कर दिए तो सहनी मतदाता जो है एगेंस्ट में भागेगा एनडीए की तरफ, क्योंकि सहनी मतदाता जहाँ आप देखिएगा सहनी मतदाता तो वो एनडीए का वोटर मैक्सिमम रहा। तो हमको लगा क्या कि अब एनडीए प्रत्याशी वहाँ पे क्लीन स्वीप कर जाएंगे, जीत जाएंगे। लेकिन श्याम सुंदर चौधरी जी वाला जो घटना घटा, उसके बाद ब्राह्मणों में एक उनके प्रति सहानुभूति आई। और डिपेंड करता है कि ब्राह्मण मतदाता श्याम सुंदर चौधरी को कितना वोट दिए। और वो जो सहनी कैंडिडेट थे संतोष सहनी जी, उनके अफजल अली खान को समर्थन के बाद सहनी वोटर इधर एनडीए के तरफ कितना आया और महागठबंधन के तरफ कितना आया। लेकिन कुल मिलाकर के जब सभी समीकरण पर आप बात करेंगे गौड़ा बौड़ाम विधानसभा में, तो वर्तमान में एज अफजल अली को मेरे विचार। एक चीज़ हमें यह समझाइए कि आप बता रहे हैं कि जो श्याम सुंदर जी थे वो एक फैक्टर है, हाँ। क्या ये फैक्टर नहीं है स्वर्णा सिंह का काम 5 साल का? वो एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पे, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। क्योंकि पत्नी विधायिका थी, लोगों में थोड़ा सा पत्नी के प्रति नाराजगी था। हाँ, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में उन्होंने सक्रिय नहीं रहे और बीमार भी थी, विधायिका जी बीमार भी थे, तो बहुत ज़्यादा वो ये नहीं रहे, जिसका जो है पति को झेलना पड़ेगा। अच्छा अभिषेक जी, आप कैसे देख रहे हैं पूरे विधानसभा को? गौड़ा बौड़ाम विधानसभा, हम कुछ बातों को संजय भाई के बातों में ऐड करना चाह रहे हैं। ऐड ये करना चाह रहे हैं कि वहाँ पर सुनील सिंह एमएलसी सुजीत सिंह के पिता थे। उसके बाद सुनील सिंह जी की बहू विधायक बनी, उसके बाद सुजीत सिंह आए।
एक परिवारवाद जिसको कहते हैं लोग, परिवारवाद भाजपा में नहीं है, वो परिवारवाद का भी मामला एक आया कि परिवारवाद। और जहाँ तक श्याम सुंदर चौधरी की बात इन्होंने कही, तो ठीक 5 नवंबर को उन्होंने मीडिया पर, 4 नवंबर को उनके यहाँ पड़ा था छापा, उन्होंने 5 नवंबर को सोशल मीडिया और मीडिया के सामने दिया। वो एक तरह से रुआंसा हो गए, सेंटिमेंटल हो गए, सेंटिमेंटल मामला हो गया वहाँ। भले ही उनकी सेवा को देख के लोग वोट नहीं देने वाले थे, एनडीए की तरफ भले चल जाते, लेकिन वो घटना जो हुआ, और खासकर जिसका उन्होंने सेवा किया था 1 साल तक, जल संकट के समय, 1 साल से अधिक का समय से लगातार कर रहे थे वो सेंटिमेंट जागा था। और समय भी ज़्यादा नहीं था, 5 तारीख की घटना, 6 को चुनाव, डैमेज कंट्रोल का मौका भी नहीं मिला, ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा वोट उनको नहीं दे रहा हूँ। एक और घटना हुई, अफजल अली खान के बड़े भाई का देहांत, देहांत हो गया उसी दिन, और वहाँ पर उनके सारे समर्थक जुटे, सेंटिमेंटल माहौल जितना थे सब लोग जुटे, प्रचार बंद था, सहानुभूति बना, ये जो हुआ। तो ये श्याम सुंदर चौधरी के प्रति जो सिंपैथी गया, अगर लोग कहते हैं काम करने वाले को वोट मिलना चाहिए, और जो सहानुभूति, जिस तरह का कार्रवाई उनके ऊपर हुआ और उससे सहानुभूति, तो शुरू में तो आया कि उनको अच्छा खासा मत मिल रहा है, लेकिन लास्ट में मैंने जब लोगों से बात की तो मेरा एनालिसिस है कि बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों का वोट नहीं, और कास्ट का भी है, 5 से 7 हज़ार ब्राह्मण का वोट उनको गया, लेकिन वो बड़ा मायने रखता है, बड़ा फैक्टर है, रजिस्टर भी करता है, एनडीए का वोट एनडीए गया, समझना। और वहाँ पर जो साहनी और मुस्लिम, साहनी 50-50 थे, जैसा मेरी जानकारी मिली। कुछ यहाँ मदन साहनी से जुड़े लोग भी, साहनी सब थे वहाँ पर थे, वे लोग एनडीए को, मुकेश साहनी खेमा के जो थे सुपौल बाजार में खास कर थे, वहाँ से बता के, तो वो लोग जो हैं सो इसको महागठबंधन को वोट किए हैं। 50-50 साहनी भी। एंटी इनकम्बेंसी में क्या करेंगे? हाँ, एंटी इनकम्बेंसी सवर्णा सिंह के प्रति काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ लोग, 2000 वोट डाइवर्ट अगर हो गया, बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी था। अगर सवर्णा सिंह खुद लड़ती तो बहुत जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलता, जैसे हायाघाट में हुआ, तो कहीं ना कहीं इसलिए सुजीत सिंह खुद आए, सीट भी नहीं जाने देना चाहते थे, वीआरएस लेकर के और लड़े। एज की बात, अब मैं सीधे आ जाता हूँ एज पर। एज की बात, इतना होने के बावजूद सुजीत सिंह जिस स्तर के अधिकारी हैं और जिस स्तर से उन्होंने मैनेजमेंट किया उनके लिए। हाँ, एक चीज़ और बता दें, अभी कितना सच्चाई है ये नहीं पता इसमें, लेकिन एक चर्चा चली कि सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिनका क्षेत्र है गृह क्षेत्र है, वो गृह क्षेत्र है, वो भी सुजीत सिंह या सवर्णा सिंह को लेकर के वो थोड़ा सा ज़्यादा खुश नहीं थे। ऊपर से पार्टी का प्रेशर था, चाहते थे, क्योंकि सवर्णा सिंह ने कार्यक्रम किया था, संजय झा को बुलाया था, गोपाल जी को नहीं बुलाया था, कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया था, इग्नोर किया था। तो इसको लेकर के गोपाल जी में शुरू से भी कहीं ना कहीं था, और शायद सुनते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि वहाँ सुजीत सिंह को टिकट मिले, मिल जाने का दौर ने। तो ये सब कितना इफेक्ट किया है, 4 खामियां गिना रहे हैं आप, फिर भी एज बताइए। इतना सब कुछ के बाद भी ओवरऑल, चूंकि एनडीए का वोटर इतना है और महिलाओं ने वोट इतना किया है कि वहाँ मुकाबला करा होने के बावजूद भी मैं एज सुजीत सिंह को दे रहा हूँ। क्यों कहिएगा, जब इतना कमियां गिना रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वहाँ मैंने एक चीज़ देखा, मोदी के नाम पर अपने फेस पर, अपने काम पर वोटे नहीं मांगा। सुजीत सिंह ने सवर्णा सिंह के द्वारा किए गए विकास कार्य के नाम पर कहीं वोट नहीं मांगा। उन्होंने बस मोदी और नीतीश के नाम पर वोट मांगा, बस मोदी नीतीश का चेहरा आगे रखा। अगर काम पर भरोसा था तो जो 5 साल में काम किया, क्योंकि वहाँ काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास को लेकर लोगों में नाराजगी थी, और वो लोगों से लोग मिल नहीं पाते थे, ये सब आक्रोश था। सब बात ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम तो पार्टी में उनकी पहुँच इतनी बड़ी है, पहुँच इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने सारे नेताओं पर दबाव डलवा दिया। श्याम सुंदर चौधरी नहीं माने तो उनके पर छापा पड़ गया, और नेताओं पर उन्होंने दबाव डलवा दिया कि उनका सपोर्ट करें। नेताओं को मजबूरी में उनका सपोर्ट करना पड़ा, गोपाल जी ठाकुर को मजबूरी में उनके लिए घूमना पड़ा, वोट मांगना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इससे फिर से वो सेंटीमेंट थोड़ा सा टूटा और एज गया। तो एनडीए के जितने वोटर हैं उस हिसाब से मार्जिन कम रहे, लेकिन एज सुजीत सिंह को मेरे बात तो है। अच्छा, एक से हम नेता वाली बात में बताइए जी। ईवीएम में जो बैलेट यूनिट होता है ना, तो उसमें तो संतोष सहनी का लगा हुआ था। हाँ, लगा हुआ है। क्या मुकेश सहनी के परिवार और संतोष सहनी जो कैंडिडेट थे, भले समर्थन हो गया, उनका परिवार कहाँ वोट दिया होगा? महागठबंधन को लग रहा है। नहीं, वो तो कैंडिडेट अपना, हमारा यहाँ पर है बैलेट यूनिट है, हमको दबाना है,
मैं अपना वोट अपने को दूंगा, भले सपोर्ट कर दिया मेरे बड़े भाई आकर के। तो कुछ वोट जो है ना कुछ वोट, चूँकि अफजल अली आला कमान के कहने के बावजूद भी, निलंबित कर देने के बावजूद भी सपोर्ट नहीं किए, तो कुछ न कुछ सहनी और उनका जो फैमिली वाला जो है वो कुछ न कुछ तो गेम हुआ होगा वहाँ भी। तो ये वोट की मार्जिन कितनी होगी, क्या मान रहे हैं? 1000, 1500, 2000? जो भी वोट का मार्जिन होगा तो वो कहीं ना कहीं घाटा अफजल अली हो गया। मतलब एक जो खामियाजा दिख रहा है वो अफजल अली के साथ है, एक खामियाजा अभी तक दिख रहा है। दूसरी चीज़ हम, अच्छा रमन जी ये बताइए कि आप भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं सभी समीकरण को, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जो समीकरण सामने आ रहा है इसमें किनको आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं आगे? अब देखिए, जितना इन लोगों ने बताया है वो एकदम सत्य है और उसी पे डिपेंड करता है। अब साहनी जी की बात किए हैं तो जो आक्रोशित थे, इनको मनाने ये नहीं माने अफजल अली, तो वो आक्रोश कहीं ना कहीं वो बरकरार रहा। और ये जो 4 तारीख को जो घटना है, ये वो चौधरी जी, श्याम सुंदर चौधरी जी को लेकर, तो वो एक सेवक, हालांकि सेवा को वोट नहीं मिलता है। अगर बड़े दल से आप नहीं हैं, सिंबल नहीं है, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये 4 तारीख को घटना कहीं ना कहीं लोगों के दिल में घंटी बजाया है और ये अगर प्रभावित होगा, लोग आक्रोश में सही में हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीए को थोड़ा नुकसान हो सकता है। अफजल अली की बात हो तो ये जो सानी जो नाराज है वोटर, वो कहीं ना कहीं आप जो बताया है कि वो वोट अपने चुनाव चिन्ह पे ही दिए होंगे आक्रोश में। लेकिन कुछ भी हो सकता है। MY जो दूसरा एनडीए का समीकरण है, महिला और युवा, अगर वो बरकरार रहा तो कहीं ना कहीं भाजपा को बढ़त। लक्ष्मण जी आप कैसे देख रहे हैं ये बताइए? देखिए, इस पर विशेष तो हम कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे जो भी मन की बात है उसमें संजय जी और अभिषेक पूरा कर दिया। हाँ, क्योंकि वो कितने बड़े पद पे थे, उसका भी असर देखने को मिल गया, जो जगजाहिर है। और रही बात अफजल अली का, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सानी के वोट पर चर्चा चल रहा था, तो संजय जी बोल रहे थे कि जो 50-50 या एनडीए को मिल गया होगा सानी का वोट। हम मानते हैं सानी का मत जो है एनडीए की ओर रुझान कर गया होगा ये फैसले को लेकर। तो फिर जो सांकेतिक वोट है, और कहने का मतलब कि जो अफजल अली के साथ जो जुड़ा हुआ जो ब्राह्मण का वोट है, कहीं ना कहीं तो वो मैनेज करेगा, निश्चित तौर पर मैनेज करेगा। तो इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि जैसे ही सानी का वोट उधर जा रहा है, तो उसको भरपाई करने के लिए वहाँ पे ब्राह्मणों का, सवर्णों का वोट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। किधर जा रहा है आपके आंकड़े में, क्या कह रहा है? वही साफ तौर पे जो है श्याम सुंदर। हाँ, तो कौन लीड कर रहा है आपके हिसाब से? अफजल अली कर रहा है। अफजल अली खान कर रहे हैं। देखिए, एक लाइन बताइए। जी एक लाइन में मैं इनकी बात को थोड़ा सा एंड करता हूँ, सब कुछ सही है। इन्होंने जो एज की बात की, जो कहा ब्राह्मण वोट की जो बात कहा, मेरा पर्सनल अनुभव है, पिछले कई चुनावों से कवर कर रहा हूँ, कई चुनावों से कर रहा हूँ। कितना कन्वर्ट इस बार बदले हैं ब्राह्मण नहीं पता है। अब तक का जो अनुभव रहा है उसमें मैंने देखा है कि ब्राह्मण एग्रेशन में बहुत रहते हैं, विरोध में बोलते बहुत ज्यादा, वोट डालने के समय नहीं आते। लेकिन वोट डालने के समय उनके अलावा राष्ट्रवाद, मोदी, देश पर खतरा, ये सब बातें जो हैं सबसे ज्यादा किसी को, ये सबसे ज्यादा किसी कास्ट को इफेक्ट करता है तो वो है ब्राह्मण को। अंत में जाते जाते उनका बटन जो है उछल जाता है, मजबूर हो जाता है, वो सारे सेवा हुआ भूल जाते हैं। ये सबसे कमी, सबसे ज्यादा मैंने चीज देखा है तो ब्राह्मणों में, घूम फिर करके अभी तक गोलबंद एनडीए के नाम पर वो हो जाते हैं, अंत जाते जाते। आप समाप्त करना चाहेंगे? हाँ, समाप्त कीजिए। मतलब जिस तरह से दरभंगा शहर में जनसुराज के प्रत्याशी RK मिश्रा के प्रदर्शन पर डिपेंड करता है एनडीए का जीता और एनडीए का जीता। उसी तरह श्याम सुंदर चौधरी जी के प्रदर्शन पर गौरवराम विधानसभा में डिपेंड करता है एनडीए प्रत्याशी का जीता और हार। वो कितना वोट ला पाते हैं और वोट में ब्राह्मण का कितना श्याम सुंदर चौधरी जी के पास सिंपैथी के साथ वोट जुड़ा, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कुल मिला, अब मैं गौरवराम पे मैंने भी कुछ अध्ययन किया, लोगों से पूछा, जो लोग बीपीएससी या यूपीएससी के छात्र प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं दरभंगा में, वो आए एक शब्द में बता रहे थे कि इस बार जो श्याम सुंदर चौधरी है उनका फैक्टर काम कर रहा है, उन पे जो रेड पड़ी वो सिंपैथिक वोट वहाँ शिफ्ट हुआ है।
जो भी हुआ मार्जिन। दूसरी चीज़ ये है कि अफजल अली खान के भाई का देहांत होना, ये सिंपैथी पिछली बार के बनिस्बत वोट में उनकी बढ़ोतरी दिखेगी। तो कुल मिलाकर के जो आंकड़ा अभी दिख रहा है स्पष्ट खामियाजा एनडीए प्रत्याशी को ही दिख रहा है, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी का मामला हो, चाहे श्याम सुंदर चौधरी जी का मामला हो, या फिर सोहनी वोट अगर 50-50 डाइवर्ट हुआ, पिछली बार 100% था, मान ली 90% था आपको एनडीए में, तो ये सब मिलाकर के अफजल अली खान को बढ़त हम लोग दे सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हम हर वीडियो में कुछ यही कहते हैं, ये संभावना और समीकरण पर आधारित विश्लेषण है, ये कोई परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट नहीं। आप लोग अति खुश होकर के दावा नहीं कर रहे, हम लोग दावा नहीं कर रहे हैं। आप लोग अति कल 14 तारीख के बाद दावा कर सकते हैं। कल हम लोग 12-1 बजे के बाद 12 बजे के बाद हम लोग दावा कर सकते हैं। केवल समीकरण और संभावनाओं को बता रहे हैं कौन जीत रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप लोग अपने समीकरण पर विश्लेषण कर सकते हैं, हमें फ़ोन भी करके बता सकते हैं कि क्या समीकरण हम लोगों का ठीक है या कुछ और इसमें जुड़ना या घटना चाहिए था।